Then the politicians exchanged blows, and not the verbal kind. The assembly became a battleground as politicians hurled microphones and chairs at each other. Some ran for cover, others fought on. डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। इलेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक वीडियो। अब हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा का जो इस हाउस की इंपॉर्टेंस ही क्या है। कभी कभार इस हाउस पे एलिगेशन लगते हैं कि वहाँ पे विजय माल्या जैसे लोग जो अपने ड्यू टू मसल और मनी पावर दे एंटर्ड इनटू द राज्यसभा एज एन एमपी, या जो लोग इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं और रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पैट्रोनेज की वजह से वो राज्यसभा में आ जाते हैं। ऐसे लीडर्स जो कभी सरपंच का इलेक्शन ना जीत सके हों वो राज्यसभा में एमपी बन जाते हैं। तो इस हाउस के जो यूटिलिटी पे है कांस्टेंट क्वेश्चंस उठते रहते हैं। और लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इस हाउस की एक इम्पॉर्टेंस भी है कि ये इसकी हाउस की स्ट्रेंथ भी आती है लोकसभा से। उनके पास डेलिब्रेशन करने के लिए और बहुत वेल एक्सपीरियंस लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग डाइवर्स फील्ड से होते हैं। जैसे अभी जो जादव साहब हैं, आपके पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते थे। आपके और दूसरे भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जो इनपुट हैं वो दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा दोनों इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और आप लोग भी अपना कमेंट्स बता सकते हैं कि ये जो राज्यसभा की यूटिलिटी कुछ टाइम के हिसाब से कुछ कम हुई है या अब स्टिल इट इज़ रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका जो टॉपिक है इसमें प्रीलिम्स में तो देखिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, लेकिन जो मेन लेवल पे वहाँ पर आपका जो पेपर 2 है या आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह में या जुडिशल सर्विसेज में, तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपके इस पर राज्यसभा भी बिल्कुल आ सकते हैं। और राज्यसभा में अभी जैसे इलेक्शन कुछ अनअपोज्ड हुए हैं और कुछ पे अभी ड्यू टू लॉकडाउन जो अभी थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो ये न्यूज़ में है, तो ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो क्वेश्चन मैंने बनाया, एग्जाम द रोल प्लेड बाय द राज्यसभा एज ए लॉ मेकिंग बॉडी, डू यू एग्री दैट द राज्यसभा हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द रोल एक्सपेक्टेड बाय इट बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि वी हैव 2 बॉडीज़, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपके पहले कुछ देखिए मनी बिल छोड़ के आप कोई सा भी बिल आपके किसी भी हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशिएट किया जा सकता है, और फिर दोनों हाउसेस जो प्रॉपर अप्रूव होकर और फिर वो प्रेसिडेंट के सेंड मिलते तब जाकर आपका एक्ट बनता है। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए आपका सबसे पहले 1980 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग्यू आपके, तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम आपका जो कंसेप्ट आता है सेंट्रल लेजिस्लेशन का, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर इसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से आता है 1919 का, और उसमें बाइकैमरल कंसेप्ट अडॉप्ट होता है इंडियन पॉलिटी में, ब्रिटिश इंडियन पॉलिटी में। और यहाँ पे 1990 एक्ट में क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उस समय जो आपके 60 मेंबर्स दिए गए इसमें, जो आज आपके 250 हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज आपकी लोकसभा बनी है उसमें उस समय 145 मेंबर थे। तो मेंबरशिप एंड वोटिंग नॉर्म्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन उस समय जो वोटिंग राइट्स थे वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड थे। जो आपके जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे उन्हीं लोगों के लिए, जो है मर्चेंट्स थे, उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड थे। आपका राज्यसभा जो है आपकी 3 अप्रैल 1952 में एग्जिस्टेंस में आती है और इसका फर्स्ट सेशन सेम ईयर 13 मई 1952 में होता है। अब हम देखते हैं कि उसमें इसमें वोटिंग राइट्स भी फीमेल्स को भी नहीं दिए गए थे, जैसे मैंने बताया बड़े रिस्ट्रिक्टेड राइट्स थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 था उसमें बड़े रिफॉर्म्स की बात की गई, लेकिन वो रिफॉर्म्स कभी भी लागू नहीं किए गए, कभी मैटरलाइज नहीं हो पाए। और आपकी फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है 1947 में, और उसमें बहुत लंबी डिस्कशन होती है, तकरीबन वो डिस्कशन 8 दिन तक चलती है। और कुछ कैंडिडेट्स जो असेंबली में जो मेंबर्स थे वो इसके फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे, और फाइनली बड़े नैरो एस्केप से ये अप्रूव हुआ कि नहीं, वी शुड हैव द बाइकैमरल, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था। और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए देखिए स्टेट्स का भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव, इट इज़ अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स के नुमाइंदे होंगे, वो स्टेट्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आपकी फाइनली अप्रूव कर दिया इसको। अब बाइकैमरलिज्म और यूटिलिटी ऑफ द सेकंड हाउस पे डिस्कस करते हैं, कंसेप्चुअल बातें करेंगे अब हम कि इसकी एक्चुअली क्या थी। देखिए हम बहुत सारा पैसा बचा भी सकते हैं, आपके जो बिल जिसमें डबल टाइम लगता है उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अभी लास्ट टाइम तो 30 से ज़्यादा जो बिल है राज्यसभा में पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि आपने देखा कि जो मोदी गवर्नमेंट में आपका NDA 1 में अंडर मोदी आपके उस समय राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ थी आपकी बीजेपी की वो कम थी, लेकिन नेक्स्ट जो आपका अभी सेकंड टाइम में इनकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो गई है। तो आपने देखा भी होगा और आप मेरी ऑडियंस वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से क्या करते हैं जब राज्यसभा में गवर्नमेंट की जो नंबर कम होते हैं, तो वो किस तरीके से एक हाउस से बिल पास कराने से काम चलेगा नहीं, तो फिर ऑर्डिनेंस रूट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस की एक लिमिट होती है आपकी,
मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक लाइक दैट। आप उस वीडियो में जाकर डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे बाइकैमरलिज्म अगर हमने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, और मोस्टली आप देखेंगे कि 79 जो वर्ल्ड हैं उन्होंने आपका बाइकैमरलिज्म फॉलो किया है नेशनल लेवल पे, और तकरीबन इट अमाउंट्स टू 40% टोटल नंबर्स यू कैन से अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यों? ये इसलिए है कि आपको जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स है, देखिए जो एंशिएंट स्टेट्स में तो क्या था कि स्टेट्स मिलकर एक पूरा कंट्री बन गया, और छोटे छोटे जो आपके एक इंडिपेंडेंट नेशंस तो मिलकर एक बड़ा एक नेशन बन जाते थे, और वो अपनी पावर सेंट्रलाइज कर देते थे। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में ये हुआ कि नहीं, जो छोटे छोटे नेशंस मिलके बने हैं तो वो भी, उनको भी कुछ पावर चाहिए। एक फार्मूला बना कि वी शुड हैव द फेडरल स्ट्रक्चर, कि उनका भी से होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर नहीं करेंगे, राइट। जैसे अभी आपको देखा ये कि हमारी 560 या 565 जो रियासतें से कि यूनियन ऑफ इंडिया बना, तो ऑब्वियसली उन स्टेट्स को कुछ राइट्स चाहिए, उनकी भी जो एक लोकल इश्यूज़ पे या लोकल रीजनल लेवल्स पे जो ये हैं, स्टेट लेवल के जो इश्यूज़ हैं वो उन पे लॉ बनाने के लिए उनके ऑथराइज्ड हों, और फिर एक ऐसा एक हाउस हो नेशनल लेवल पे जहाँ वो अपनी स्टेट्स की कंसर्न रेज की जा सकें। और आपका वैसे भी अगर एक हाउस होता है तो वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अटेंड कर सकता है। अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी आ गई और वो स्पीड से बिल पास करते रहेंगे, आपके एक एक घंटे में 50-50 बिल्स पास होते रहेंगे, उस पर कोई डेलिब्रेशन नहीं हो रहा, बड़ी हेस्टी मैनर्स में बिल पास होंगे, तो इस तरीके से जो लेजिस्लेशन की जो क्वालिटी है बड़ी लो होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो ये एक बैलेंसिंग रखने के लिए बाइकैमरल होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो फर्स्ट टाइम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने बाइकैमरलिज्म फॉलो किया 1787 में, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने बाइकैमरलिज्म अडॉप्ट किया। और यहाँ पर देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपके 80 आपके राज्यसभा में जो आर्टिकल 80 में कंपोजिशन बता रखी है, ये मैंने उस वीडियो में बताया है आपको, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। फुल एडिशनल फंक्शन ऑफ राज्यसभा देखिए, राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम पहले करते हैं। जैसे मनी बिल है, मनी बिल क्या है कि आपका दैट हैज़ टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोकसभा ओनली, और वहाँ पे लोकसभा को पावर ज़्यादा है। राज्यसभा सिर्फ डेलिब्रेशन कर सकती है, अपने व्यूज़ दे सकती है, 14 डेज़ तक बिल रख सकती है, अगर 14 डेज़ में रिटर्न नहीं किया तो वो डीम्ड टू बी पास बाई राज्यसभा माना जाएगा, या जो उन्होंने सजेशन दिए हैं वो लोकसभा बाइंडिंग नहीं है, राइट। तो आपका एक मनी बिल छोड़ के बाकी सेम पावर है। तो सेम वे अगर उसके कंटेम्प्रेरी हम देखें तो राज्यसभा को भी कुछ एडिशनल पावर दी गई है। राज्यसभा को दिया गया जैसे आर्टिकल 249 में हम देखेंगे कि कैसे नेशनल इंटरेस्ट पे आपकी, देखिए आपकी 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट आपकी जहाँ पे स्टेट बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों यूनियन एज वेल एज स्टेट आपकी लॉ बना सकती है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मुद्दा ऐसा लगता है तो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है, इनेबल कर सकती है पार्लियामेंट को कि भैया आप इस पर लॉ बनाइए स्टेट सब्जेक्ट्स पे, और ऐसा हुआ भी है 1952 और 1986 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 312 की, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं आपके IAS हैं, IPS हैं, आपके IFS हैं, IA मतलब फॉरेस्ट, IFOS फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वो होते तो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके स्टेट में वो आके, यानी स्टेट में आके सर्विस करते हैं, यानी वो अपनी सर्विस रेंडर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका टर्म होता है। हालांकि सेंट्रल सर्विसेज में वो डेपुटेशन में जाते हैं, लेकिन स्टेट अलोकेट होता है उनको, और काफ़ी उनका जो टेन्योर है वो स्टेट्स में रहता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये पावर फिर दोबारा से इसीलिए राज्यसभा को दी गई है क्योंकि स्टेट का मैटर आ गया, स्टेट का इंटरेस्ट आ गया, और उन्होंने इस तरीके से वो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किया था, अभी ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के भी सरकार पुशअप करने की कोशिश कर रही है। लेटेस्ट सी कब उस पर कंसेंसस बनता है, और ये लॉ फील्ड वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो ये आपका तो कुछ टिल्ट लोकसभा की तरफ है, तो कुछ टिल्ट राज्यसभा की तरफ भी है। अब लोकसभा अगर लोकसभा भी डिजॉल्व हो जाती है, देखिए राज्यसभा परमानेंट हाउस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि राज्यसभा 6 साल के लिए होती है। भैया देखिए, वो जो MP हैं, जो मेंबर हैं राज्यसभा के, उनका टर्म है 6 ईयर, और मैं बता दूं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था भी नहीं, ये तो बाद में फिर अलग से स्टैट्यूटरी लॉ लेके टर्म फिक्स किया गया है। तो आपका जो 6 ईयर है वो इंडिविजुअल MP का है जो मेंबर है राज्यसभा का, लेकिन आपका जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता। और लोकसभा है आपका क्या है कि वो टेम्परेरी हाउस है, उसको तो 5 साल के बाद जाना ही जाना है, नया हाउस बनना है, नई सरकार बननी है।
और आपका वैसे भी जब अगर ऐसी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो जाती है, और जब वहाँ पे लोकसभा नहीं है उस टाइम में बाई चांस, तो एक हाउस तो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये भी अपने आप में शो करता है कि राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है, दूसरा हाउस होना ही होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपके जैसे आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों टाइप की जो इमरजेंसी है, मैंने इमरजेंसी प्रोविज़न पे भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पर भी राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है। और ऐसा 2 बार हुआ है कि उस समय जो 1977 में तमिलनाडु में और 1991 में हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव किया राज्यसभा ने, जब लोकसभा नहीं थी उस टाइम पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, कि जैसे आपका राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जैसे जो हमने इंडिया में अभी जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अफ्रीकन कंटिनेंट का एक कंट्री है बॉटम साइड में। और आपका जो राज्यसभा नॉमिनेशन का जो हमारे मेंबर्स हैं 12, ये हमने इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये कई बार आते हैं इस तरह क्वेश्चन। स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये बता चुका हूँ कि इंडिया में देखिए राज्यसभा में क्या है कि स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से दे रखा, ना कि स्टेट के हिसाब से। अगर आप यूएस में जाओगे, आपके 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 आपके राज्यसभा में जाएंगे तो 100 मेंबर हैं। तो वहाँ पे मियामी वाला सबसे छोटा स्टेट है, कैलिफोर्निया जैसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में आपकी सेम ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ हमने पॉपुलेशन को वेटेज दी है। और यहाँ पर आपके दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटी ऐसी हैं कि जिसका रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली की 3 है, पुडुचेरी की 1 है, बाकी की यूटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जे.एंड.के देखिए पहले अस्ट स्टेट होता था, अब यूटी बना दिया, उसके पहले भी 4 रिप्रेजेंटेशन थी। तो जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है, उसमें वही पोजीशन अभी भी रखी हुई, 4 के 4 ही मेंबर उनके रखे गए हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का देखिए सभी का आपका 7 सिस्टर्स प्लस इवन अगर आप सिक्किम लें तो ये बन जाते हैं आपके 8। तो मिला के सिक्किम मिला के 7 सिस्टर प्लस, वहाँ पे असम की 7 सीट्स हैं, बाकी सबकी 1-1 सीट्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। और मेरा मानना ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो एक्सपर्ट्स भी इसमें कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर में वो थोड़ा वीक है इस पॉइंट व्यू से। अब हम हाउ टू इंप्रूव द वर्किंग इन राज्यसभा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल स्टेट्स लाइक यूएस, क्या होना चाहिए, आपके क्या व्यूज़ हैं प्लीज बताइएगा। द मोर रिप्रेजेंटेशन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको क्या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब ये एक आपका 4th शेड्यूल आप देख सकते हैं इसमें, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी को कितना टाइम मिलता है। देखिए सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। और अगर मैं ये बात करूँ लोकसभा की, ये पीआरएस की साइड से लिया मैंने, वहाँ पे 40% बिल जो हैं आपकी लोकसभा में 1 घंटे के अंदर पास हो जाते हैं। तो इतनी स्पीड से, जेट की स्पीड से बिल पास होते हैं सरकार को, क्योंकि थम्पिंग मेजोरिटी होती है। और अगर ओपोजिशन वाला भी कोई बोलता है तो कोई ज़्यादा शोरगुल में कुछ होता नहीं है और वो बिल पास करते रहते हैं। तो बड़े हेस्टी मैनर्स में लोकसभा में बिल पास होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि इट इज़ अ पॉपुलर हाउस, तो दे हैव टू मेंटेन देयर पॉपुलरिटी आल्सो। तो इस वजह से राज्यसभा की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि वो जो हेस्टी लेजिस्लेशन है, बहुत जेट की स्पीड से जो बिल पास होते हैं, अगर एक हाउस में डेलिब्रेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर उन पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो दूसरा हाउस कम से कम, और दूसरे हाउस की स्ट्रेंथ भी आती है, तो अच्छे से वो डेलिब्रेशन कर सकते हैं, ताकि क्वालिटेटिव आपके जो लॉज हैं वो पास हो पाएँ। राइट टू स्पीक, देखिए कुछ राइट टू स्पीक ऑन जुडिशरी इन राज्यसभा, एक्चुअली एक मेंबर्स ने अभी जो इनका 250th जो इनका 2019 में राज्यसभा का जो सेलिब्रेशन हुआ था, तो सेशन हुआ 250th, तो उसमें उन्होंने बात उठाई थी एक मेंबर ने। तो उन्होंने कहा कि क्या जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, देखिए आर्टिकल 121 में क्या है कि कोई पार्लियामेंट में कोई किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज पे डिस्कशन नहीं हो सकता। सेम वे आर्टिकल 122 में रेसिप्रोकेटली कोर्ट भी कोई इन प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों की एक म्यूचुअल बैलेंस रख रखा है, डॉक्ट्रिन सेपरेशन। लेकिन कुछ मेंबर्स की ये डिमांड आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम राज्यसभा में एटलीस्ट जजेस के कंडक्ट पे डिस्कस कर सकें। आपका क्या व्यूज़ है इस पर? मेरा ऐसा व्यूज़ है कि इससे एक बैलेंस बिगड़ेगा और बहुत एक डिग्निफाइड मैनर में आप बात कर सकते हो, लेकिन इस पर आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और इस पर अभी तक कोई ज़्यादा कंट्री में ह्यू एंड क्राई हुआ नहीं है। एक्चुअली आपका अगर हम देखें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आपका, अगर हम 10th शेड्यूल हिसाब से चलते हैं, तो जो स्पीकर आपका या चेयरमैन है वो सुप्रीम है, दैट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी, और उसके बाद कोई अपील नहीं थी। लेकिन जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको, स्पीकर को बोलते हैं स्पीकर इज़ लाइक ए जस्ट ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल से अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योतो फलोन वाले केस में हेल्ड किया, तो शायद एंटी डिफेक्शन लॉ से ज़्यादा परेशान हो के शायद जो MPs हैं वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं।
अब जो हम बात करते हैं फेडरलिस्ट के ऊपर, देखिए जो फेडरलिस्ट एक्चुअली एक पेपर था और ये आपका 1787 में पब्लिश हुआ। बहुत ये अथॉरिटी है फेडरलिज्म के ऊपर, और इसमें 3 लोगों ने लिखा था, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉन से। उन्होंने पूरा इसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को इसमें एक्सप्लेन किया अच्छे से। और ये बता रहे कि जो सेकंड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड हाउस क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन बिसाइड चेकिंग प्रोपेंसिटी टू द यील्ड टू इम्पल्स ऑफ द सडन एंड वायलेंट पैशन। वही बात है कि जो बहुत स्पीड से जो एक हाउस में अगर बिल पास होता है, तो जो दूसरा हाउस है वो बड़ा उसको स्मार्टली और बड़ा पेशेंसली उसको चेक कर सकते हैं। और जो मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर की, वो भी यही कह रहे हैं कि दे कैन चेक वन अनदर बाय म्यूचुअल प्रिविलेज ऑफ रिजेक्टिंग। आपने देखा होगा अगर एक हाउस ने गलती की तो दूसरा हाउस उसकी गलती चेक कर सकता है। और एक हाउस आपने देखा होगा कि अगर मान लिया लोकसभा ने कोई बहुत हेस्टी बिल पास कर दिया, तो राज्यसभा उस पर अपने ओपिनियन दे देता है, जैसे उसमें सजेशन दिए जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। और बिल स्टैंडिंग कमेटी को पास कर दिया जाता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आती हैं, फिर अकॉर्डिंगली वो इनकॉर्पोरेट करके फिर वापस दूसरे हाउस को भेजा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब फेडरलिज्म का और जो बाइकैमरलिज्म का लिंक तो मैंने पहले बता ही दिया, क्योंकि बहुत सारे ज्योग्राफिकल रीजन, सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उनको बैलेंस रखने के लिए एक अपर हाउस, एक दूसरा हाउस तो चाहिए। अब यूएस जो आपका एक फेडरेशन तो है ही, और इंडिया भी एक फेडरेशन है, बट विद सम डिफरेंट एंड यूनिक फीचर्स। यूएस से थोड़ा सा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अलग है क्वाइट। तो फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म है बेसिकली, ये आपस में रेसिप्रोकली लिंक्ड है एक दूसरे से। और ये दूसरा हाउस तो होना ही चाहिए बाइकैमरलिज्म। बार बार पूरे डिस्कशन से यही निकल के आ रहा है कि कोई जो मिस्टेक्स है, जो हेस्टी या ट्राइनी को, डिक्टेटरशिप को भी रोकने के लिए दूसरा हाउस बहुत ज़रूरी है। अब डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में होती है कि सेकंड हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सेकंड हाउस की जहाँ तक बात है, इसमें एक बड़ा बहुत 8 दिन तक डिस्कशन चलता है, 8 डेज कंटिन्यूसली, और बड़ा नैरो वोटिंग से ये निकल के आता है कि यस वी शुड हैव द सेकंड हाउस। वो ग्राउंड्स वही थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कुछ मेंबर इसके फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। और ये सारा का सारा यहाँ पर निकल के आता है कि देखिए, कोई भी इट वुड नॉट बी क्लॉग इन द व्हील्स ऑफ द प्रोग्रेस। अम्बेडकर साहब ये कहते थे कि ऐसा आप मत सोचिए कि ये रुकावट क्रिएट करेगा प्रोग्रेस में। इनफैक्ट इट विल फैसिलिटेट द प्रोग्रेस, इट विल फैसिलिटेट इन डेवलपिंग द गुड लॉज। तो यहाँ पर ये सारी बातें हुई। और आपका जो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने पूरा इस केस को डिफेंड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में आपके राज्यसभा के लिए। और उन्होंने बोला कि देखिए, टू होल्ड द डिग्निफाइड डिबेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज़, ये सेकंड चैम्बर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टू डिले द लेजिस्लेशन माइट बी आउटकम द पैशन ऑफ द मोमेंट अंटिल द पैशंस हैव सब्सिडाइज। जैसे मैं बताइए, घंटे के अंदर 40% बिल पास हो जाते हैं, उसको डिले करने के लिए जो मोमेंटम होता है वो स्लो डाउन किया जा सकता है, और कोई गलती ना हो। तो इस वजह से सेकंड हाउस बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पर 250 सेशंस आपका 2019 में कुछ सजेशन आए थे। पुंछ कमीशन जो आपका सेकंड सेंटर स्टेट रिलेशंस था सरकारी कमीशन के बाद, इसमें कुछ जो रिकमेंडेशन थी वो आज तक अडॉप्ट नहीं की गई। यानी फेडरल स्ट्रक्चर्स को जो स्ट्रेंथन की बात की गई थी। आपका देखिए, राज्यसभा जितना स्ट्रेंथन होगा तो ऑब्वियसली फेडरल स्ट्रक्चर भी उतना ही स्ट्रेंथन होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल स्टेट्स, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अगर मैं बात करूँ, बहुत जो बाकी की 2 यूटी छोड़ के आपकी जैसे अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो साइड में पड़े हैं, तो उस साइड भी ध्यान देना चाहिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपका राइट टू स्पीक ऑन जुडिशरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर राज्यसभा लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में देखिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ से दूसरे बहुत सारा फ्रैक्शंस मैंडेट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज काफ़ी बड़ा होता है उसका, तो क्या इसकी राज्यसभा का भी ऐसे कर देना चाहिए, तो ताकि मैक्सिमम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। यही नहीं कि सिर्फ जो एमएलएज हैं वही इनको इलेक्ट करें। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इस पर कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी से फिर इसको फर्दर एक जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, आपके एडवोकेट, इसमें जो आपके इलेक्टोरल लॉ से बहुत ज़्यादा फैमिलियर, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं आपके पुराने सीईसी, तो उन ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों की कोई कमेटी बनानी चाहिए, और उसका फिर आउटकम लेट अस सी क्या निकलता है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ को ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना ही चाहिए, ताकि एक अच्छा डेलिब्रेशन हो। लिमिटेड ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन ये ज़रूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे लॉ के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं होना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव टाइम है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए। तो एक बैलेंस होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप डाइसेंट कर सकते हो, आप ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हो, आप अपने ओपिनियंस फ्लॉट कर सकते हो हाउस में। तो ये अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि आपका अगर ऐसा होता कि राज्यसभा अगर रुकावट पैदा कर रही है, तो देखिए आपका अभी 249 सेशन जो था, इसमें 5466 टोटल सिटिंग हुई है, और 3817, यानी अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए आप
4000 के करीब होने वाले हैं। इतने जो आपके बिल हैं वो पास हो गए हैं और इट इज़ वेल डूइंग द हाउस एज पर डाटा। तो डाटा अपने आप में बता रहा है कि ये हाउस अच्छा काम कर रहा है। और मैंडेट ऑफ राज्यसभा जो इसे गेज इसे चेक किया जा सकता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से इतना 8 दिन तक डिबेट होने के बाद फिर इसको इंडक्ट किया गया। आपके यूएस जैसे कंट्री में, आपके और बहुत सारे और कंट्रीज़ में, आपके 41 कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड बाइकैमरलिज्म है। तो इस दूसरे हाउस बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि उसमें कभी कभार पॉलिटिकल पार्टी जो हमने अभी जो मेरी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि दोज हु कुडंट विन द इवन पंचायत इलेक्शन दे हैड बीन मेड एज एन एमपी। जो कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन में हार जाते हैं उनको राज्यसभा पहुंचा दिया जाता है। माल्या जैसे लोग जो हैं जो अपने पैसे के दम पे, मसल्स के दम पे आपके राज्यसभा में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कभी कभार नॉमिनेटेड मेंबर्स पे भी आता है कि वहाँ पे पार्टीज़ आई थिंक जिस सोच के साथ ये नॉमिनेटेड मेंबर्स का कंसेप्ट डाला था शायद उसके साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव मीन्स कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है, यानी मीन्स एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है। तो ये देखिए ये डिपेंड करता है कि जो उस समय इंक्यूमेंट है, जो उस समय पोस्ट होल्डर हैं, वो किस स्पिरिट से काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर स्पिरिट अच्छी करनी चाहिए, ना कि किसी हाउस को डिसबैंड करना चाहिए। फिर भी स्टिल योर व्यूज़ आर वेलकम। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।